फ्लाइट 257 तुरंत जवाब दें। क्या आप संकट में हैं? कृपया रिस्पॉन्ड करें। क्या आप सुरक्षित हैं? इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257 मणिपुर के इंफाल एयरपोर्ट के लिए अपनी अंतिम लैंडिंग की ओर बढ़ रही है, लेकिन मौसम बेहद खराब है। घने मानसूनी बादल आकाश को घेर चुके हैं। विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। पायलट केवल अपने उपकरणों पर निर्भर हैं, जो उन्हें इस खतरनाक पहाड़ी इलाके से सुरक्षित निकालने का एकमात्र सहारा है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। विमान अपने निर्धारित मार्ग से भटक रहा है। इंफाल को घेरने वाली ऊंची पहाड़ियां किसी भी गलती की इजाजत नहीं देती। विमान खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है और सामने फैली हैं थैंगजिंग की खड़ी पहाड़ियां। हर निर्णय, हर सेकंड महत्वपूर्ण है। क्रू पूरी ताकत से विमान को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहाड़ तेजी से करीब आ रहे हैं। अचानक विमान बादलों के बीच गायब हो जाता है। चारों तरफ घना कोहरा और पहाड़, और विमान का कोई अता पता नहीं। आखिर क्या हुआ विमान के साथ? आइए जानते हैं। यह कहानी है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257 की। कोलकाता, 16 अगस्त 1991 सुबह के 11 बजे। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257 अपनी उड़ान के लिए तैयार है। इंजन गरज रहे हैं, यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं और पायलट्स आखिरी चेक कर रहे हैं। सुबह 11:54 पर फ्लाइट 257 कोलकाता से टेक ऑफ करती है। ये उड़ान सबसे पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में उतरेगी, जहां पहुंचने में इसे मात्र 60 मिनट लगेंगे। इसके बाद यह नागालैंड के दीमापुर के लिए आगे रवाना होगी। इंफाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कभी आसान नहीं रही। यह चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है और अचानक बदलने वाला मौसम इसे और भी खतरनाक बना देता है। इस उड़ान के साथ एक और अजीब बात जुड़ी हुई थी। टेक ऑफ से एक दिन पहले असम के एक उग्रवादी संगठन ने कोलकाता से असम जाने वाली एक फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी दी थी। उस समय मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर भारत में कई उग्रवादी संगठन सक्रिय थे, जिससे यह इलाका पहले से ही अशांत था। इस खतरे के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। इस विमान में कुल 69 लोग सवार हैं, 63 यात्री और 6 क्रू मेंबर। लेकिन इन यात्रियों में कुछ बेहद खास लोग भी शामिल हैं। मणिपुर के पूर्व डिप्टी सीएम इरेंगबम तोम्पोक और पूर्व शिक्षा मंत्री कैशम बीरा। यह कोई आम फ्लाइट नहीं है, लेकिन क्या इसे अंजाम तक पहुंचने दिया जाएगा? इस फ्लाइट को उड़ाने की जिम्मेदारी अनुभवी पायलट के हाथ में है। 37 वर्षीय कैप्टन शेखर हेलदार के पास लगभग 3800 घंटे की उड़ान का अनुभव है, जबकि 26 वर्षीय उनके सह पायलट कैप्टन रॉय चौधरी के पास लगभग 1600 घंटे का अनुभव है। दोनों पायलट कोलकाता बेस्ड हैं और इस रूट के साथ साथ इंफाल के खतरनाक पहाड़ों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन इस दिन आसमान में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोलकाता में मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान खुला हुआ है, लेकिन इंफाल में हालात अलग हैं। वहां बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। हवा तेज है और विजिबिलिटी भी कम हो रही है। कुछ ही मिनट हुए हैं और विमान को 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनुमति मिल जाती है। टेक ऑफ बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाता है और उड़ान अब अपने तयशुदा रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इस विमान का मार्ग बांग्लादेश के कोमिला हवाई अड्डे से होकर अगरतला और फिर मणिपुर की ओर जाने का है। लेकिन जैसे ही विमान कोमिला हवाई अड्डे को पार करता है, यह अपने निर्धारित मार्ग से दाईं ओर तेजी से भटकने लगता है। अगरतला के ऊपर से जाने की बजाय क्रू सीधा इंफाल की ओर उड़ान भरने का फैसला करता है। संभावना थी कि अगरतला के ऊपर से न जाने का निर्णय उड़ान के समय को कम करने के लिए लिया गया था। कोमिला से अगरतला और फिर इंफाल के बीच कोई रडार कवरेज नहीं है, जिसका फायदा उठाकर पायलटों ने अपने हिसाब से नया मार्ग तैयार कर लिया और कई जगहों पर शॉर्टकट लेने लगे। हैरानी की बात यह थी कि क्रू ने एटीसी को गलत पोजीशन रिपोर्ट दी, जिससे ऐसा लगा कि वे अगरतला के ऊपर हैं, जबकि हकीकत में वे वहां से काफी दूर थे। इससे एटीसी को यह झूठा विश्वास हो गया
कि उड़ान पूरी तरह से निर्धारित योजना के अनुसार चल रही थी। इम्फाल एयरपोर्ट में रडार की सुविधा नहीं थी, जिससे एटीसी को विमान की सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल था। वे सिर्फ पायलटों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर निर्भर थे। पहाड़ों से घिरे इम्फाल एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए एटीसी पायलटों का मार्गदर्शन कर सकता था, लेकिन अगर पायलटों ने अपनी असली स्थिति छुपाई तो एटीसी के पास कोई तरीका नहीं था कि वे उनकी मदद कर पाते। इम्फाल क्षेत्र में मौसम बेहद अस्थिर और अप्रत्याशित था। अगर विमान गलत दिशा में चला गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। शॉर्टकट लेने के बाद क्रू ने इम्फाल एटीसी को पहुंचने का नया समय बताया। अब वे 12:42 पर पहुंचने वाले थे, जो पहले के समय से 4 मिनट जल्दी था। दोपहर 12:34 पर क्रू ने पहले चिट्टागोंग के कोमिला एयरपोर्ट और त्रिपुरा के अग्रतला से संपर्क किया। फिर उन्हें इम्फाल एटीसी से संपर्क करने के लिए कहा गया ताकि लैंडिंग की अनुमति मिल सके। इम्फाल एटीसी ने उन्हें 10,000 फीट तक नीचे आने की इजाजत दी और यह भी कहा कि जब वे रनवे के वीओआर तक पहुंचे तो इसकी जानकारी एटीसी को दें। वीओआर एक खास तरह का रेडियो स्टेशन है जो जमीन पर होता है और हर दिशा में रेडियो सिग्नल भेजता है। विमान में लगे उपकरण इन सिग्नलों को पकड़ते हैं और पायलट को बताते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं या नहीं। वीओआर की रेंज इस बात पर निर्भर करती है कि यह किस प्रकार का वीओआर स्टेशन है और विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। आप इसे एक मोबाइल टॉवर की तरह समझ सकते हैं। अगर आप ऊंचे इलाके में हैं तो सिग्नल दूर तक मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी बाधा के पीछे हैं तो सिग्नल कमजोर हो सकता है। इम्फाल चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है। अगर विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो और पहाड़ के पीछे हो तो वीओआर का सिग्नल ठीक से नहीं मिल सकता। लैंडिंग के दौरान वीओआर किसी भी विमान के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होता है। यह सिर्फ एक नेविगेशनल पॉइंट नहीं, बल्कि पायलट्स के लिए समय की सटीक गणना करने का साधन भी है, जिससे वे यह तय कर सकते हैं कि एयरपोर्ट के होल्डिंग पैटर्न में सही वक्त पर प्रवेश कैसे करना है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया की अवहेलना की जाए और वीओआर के ऊपर से उड़ान न भरी जाए तो इसका मतलब है विमान की सटीक स्थिति से भटक जाना और उस इलाके में प्रवेश कर जाना जो एयरपोर्ट के नेविगेशन सिस्टम की सीमा से बाहर था। यह एक ऐसी गलती है जो किसी भी पल घातक साबित हो सकती है। फ्लाइट 257 को लैंड करने की प्रक्रिया के अनुसार पहले इसे वीओआर के ऊपर पहुंचना है, फिर वहां से एयरपोर्ट के चारों ओर चक्कर लगाकर अपनी ऊंचाई कम करनी है और फिर लैंड करना है। एटीसी चाहता था कि पायलट वीओआर के ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें सूचित करें ताकि वे आगे की लैंडिंग प्रक्रिया बताएं। कॉकपिट में सन्नाटा है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की हल्की आवाजें और रेडियो कम्युनिकेशन की गूंज। कैप्टन शेखर हेल्दार कॉकपिट की खिड़की से बाहर देखते हैं और आत्मविश्वास से कहते हैं, हम इम्फाल से 46 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन यह आकलन उनके इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं, बल्कि उनकी आंखों और अनुभव पर आधारित है। कैप्टन हेल्दार इस मार्ग पर 36 से ज्यादा बार उड़ान भर चुके हैं। हर मोड़, हर पहाड़ी, हर गहरी खाई उन्हें इतनी बार दिख चुकी है कि अब वे इंस्ट्रूमेंट्स को नजरअंदाज करने लगे हैं। इंडियन एयरलाइंस ने पायलट्स के लिए किसी एक रूट पर उड़ानों की सीमा तय नहीं की थी। कई पायलट्स बार बार एक ही रूट उड़ाना पसंद करते थे और कैप्टन हेल्दार भी इसी आदत का हिस्सा बन चुके थे। समय के साथ उन्होंने खास तौर पर इम्फाल जाने वाली उड़ानों की मांग शुरू कर दी थी। हर बार वही पहाड़, वही बादल, वही रास्ता। यह नियमितता अब उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने लगी थी, पर शायद हद से ज्यादा। अब हेल्दार ने भरोसा उड़ान उपकरणों से हटाकर अपनी आंखों पर कर लिया है। पहाड़ियों की आकृति, जंगलों की हरियाली, नदी की चमकती धाराएं, इन्हीं संकेतों के आधार पर वे दूरी और समय का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन क्या बादलों से ढके इन पहाड़ों में आंखों पर भरोसा करना सही है? उनके ठीक बगल में बैठे कैप्टन रॉय चौधरी, एक अनुभवी को पायलट, लेकिन इस पल में सिर्फ एक मूक दर्शक। ना कोई चेतावनी, ना कोई सलाह। उन्हें हेल्दार को टोकना चाहिए था, लेकिन चौधरी चुप हैं और यह चुप्पी कुछ ही मिनटों में इतिहास बन जाएगी। कॉकपिट में हलचल जारी है। कैप्टन हेल्दार और को पायलट चौधरी इम्फाल एटीसी से फिर संपर्क करते हैं।
रेडियो पर उनकी आवाज आत्मविश्वास से गूंजती है। हम वीओआर के करीब हैं, हमें 5000 फीट तक उतरने की अनुमति दें। एटीसी को जरा भी अंदाजा नहीं कि यह बयान कितना गलत है। असल में विमान वीओआर के आसपास नहीं, बल्कि उससे पूरे 28 किलोमीटर दूर है। लेकिन इंफाल एयरपोर्ट में कोई रडार नहीं है। एटीसी को विमान की वास्तविक स्थिति का कोई अंदाजा नहीं। वे पूरी तरह से पायलट्स की रिपोर्ट पर निर्भर हैं। जो जानकारी उन्हें दी जा रही है वह ही उनके लिए सच है। बिना कोई संदेह किए एटीसी 5000 फीट तक उतरने की इजाजत दे देता है। ऊंचाई घटाने का वक्त अभी नहीं आया था, लेकिन कैप्टन हेल्दार ने समय से पहले ही विमान को नीचे लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे मंजिल के करीब हैं। उनकी नजर इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं, उन पहाड़ियों पर थी जिन्हें उन्होंने दर्जनों बार देखा था। अब विमान को अपनी ऊंचाई घटानी है, पर बाहर का मौसम बेहद खराब है। बादलों की मोटी चादर के पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बारिश तेज हो रही है और पहाड़ियां अदृश्य हो चुकी हैं। कैप्टन हेल्दार को पूरा भरोसा है कि वे सही जगह पर हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब विमान वहां चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा है जहां उसे होना ही नहीं चाहिए था, ठीक पहाड़ों के बीच में। विमान न केवल वीओआर रेंज से बाहर है, बल्कि पहाड़ियों के पीछे एक ऐसी दिशा में उड़ रहा है जहां वीओआर सिग्नल पहाड़ों से टकराकर रुक जाते हैं। लाइन ऑफ साइट नेविगेशन में यह इलाका पूरी तरह ब्लाइंड जोन बन चुका है। अब विमान बादलों से ढके इन खतरनाक पहाड़ों के बीच एक घातक चक्कर काट रहा है, एक ऐसा चक्कर जो कभी रनवे तक नहीं पहुंचेगा। क्रू के पास बहुत कम समय बचा है। अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगते हैं। एक पल के लिए क्रू पूरी ताकत झोंक कर विमान को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। ऊंचाई बहुत कम है, सामने दुर्गम पहाड़, दूरी बेहद कम, और फिर एक झटके में विमान गायब हो जाता है। एटीसी बार बार फ्लाइट 257 के क्रू से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर अन्य उड़ानों को भी संपर्क करने के लिए कहा जाता है, लेकिन रहस्यमयी चुप्पी बरकरार रहती है। फायर डिपार्टमेंट को सतर्क किया जाता है और इंडियन एयरलाइंस के अन्य क्रू को अपने कंपनी चैनल पर कॉल करने के निर्देश दिए जाते हैं। एक इंडियन एयरलाइंस का विमान जो अभी टेक ऑफ कर रहा था, उसे निर्देश दिया जाता है कि वह फ्लाइट 257 के आखिरी संपर्क वाली जगह पर जाकर निगरानी करे। लेकिन बादलों और बिगड़ते मौसम के कारण विमान को खोज अभियान रोकना पड़ता है। तुरंत फुल इमरजेंसी घोषित की जाती है। इंफॉल एयरपोर्ट और एम्बुलेंस सेवाओं को सूचित कर दिया जाता है। तलाश और बचाव अभियान शुरू होता है, जो 24 किलोमीटर के दायरे में केंद्रित किया जाता है। कुछ घंटों बाद पास के गांवों से चौंकाने वाली खबर आती है। कई ग्रामीणों ने थैंगजिंग हिल की पर्वत श्रृंखला में एक भयानक विस्फोट और मलबा गिरते देखा था। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगा देता है। मलबे का स्थान इंफाल एयरपोर्ट से 37 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चुराचांदपुर जिले के ऊंचे पहाड़ों पर 6700 फीट की ऊंचाई पर मिलता है। विमान पहाड़ की ढलान से सीधा टकराया था और पूरी तरह नष्ट हो चुका था। चारों ओर मलबा बिखरा था, शव दूर दूर तक पड़े थे, कोई जीवित नहीं बचा था। 69 में से एक भी यात्री या क्रू सदस्य जिंदा नहीं था। पर्वतीय और दलदली इलाका भारी बारिश से और भी खतरनाक हो चुका था। शवों को निकालने का काम बेहद मुश्किल हो गया और सुबह तक इसे स्थगित करना पड़ा। 19 अगस्त तक सभी शव बरामद और पहचाने जा चुके थे। फ्लाइट 257 की जांच रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना पायलट इन कमांड की गंभीर गलती के कारण हुई, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशनल फ्लाइट प्लान और आईएलएस चार्ट का पालन नहीं किया। पायलट अपनी अत्यधिक परिचितता के कारण लापरवाह हो गए और यही घातक त्रुटि का कारण बनी। यदि आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो पटना में हुए इसी तरह की घटना के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर क्लिक करें।